हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। हम लोगों ने बात किया कोर्स के बारे में और अब हम लोग शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट पेड कोर्स का डेमो। जो पेड क्लास होगा उसका डेमो आप देखिए कि हमारा क्लास कैसे होगा। बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, हमारा वेबसाइट भी है जो कि स्टडी स्पार्क के नाम से चलती हैं। स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूँ STUDIES स्टडीज़ PARK.in। यह आप टाइप करेंगे और आपको हमारा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम चर्चा करेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में स्लाउटर हाउस वेस्ट के बारे में। स्लाउटर हाउस वेस्ट क्या होता है? बूचर खाने का नाम सुना है, जिसको इंग्लिश में स्लाउटर हाउस बोला जाता है। ये पिक्चर है, देख लीजिए, बूचर खाने का, जो जानवरों को काटा जाता है वहाँ पे, गाय, भैंस, बैल, बकरी इत्यादि को। उद्योग है बूचर खाने का। यहाँ पे तो लोग जो खाते हैं इन सब चीज़ों को वो ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनका सारा जो प्रोडक्ट है वो बिक ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो बेचने के बाद इनके पास ये बचता है वेस्टेज, ये भी बहुत ही ख़राब होता है। बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में तो आती हैं, लेकिन जब ये सड़ता गलता है तो बहुत बहुत नुकसान पहुंचाता है। देखिए, आप जा नहीं सकते कहीं पे, कोई भी चीज़ देखिएगा, अगर डेड हो जाता है, मर जाता है, सड़ने लगता है, तो अगर रोड पे ही आप जाते होइएगा, किसी जानवर की हत्या अगर हो जाती है ये किसी एक्सीडेंट में, अगर कोई उसे उठाकर उसका सही जगह से डिस्पोजल नहीं करते हैं, सही जगह उसका को दफनाया नहीं जाता है, अगर सड़क पे ही छोड़ दिया जाता है, 2-4 दिन में देखिएगा कितना स्मेल होने लगता है, हम वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। इसी प्रकार सोचिए, जहाँ पे गाय भैंस को काटा जाता हो, बैल को, बकरी को इत्यादि को, भेड़ को, तो वहाँ पर जो ये वेस्टेज निर्मित होता है, ये जो कचरा बनता है बूचड़खाना में, इसका अगर सही ढंग से निपटान नहीं हो तो किस तरह का जो एक स्थिति उत्पन्न होगी आप कल्पना कर सकते हैं। मैंने ये पिक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए रखा है। थोड़ा सा लग रहा है और मैं हटा देता हूँ, ठीक नहीं लग रहा है। इन वेस्टेज के निपटान के लिए भी हमारे वेस्ट मैनेजमेंट में प्रावधान है। इनको हम बोलते हैं स्लाउटर हाउस वेस्ट। इन अ स्लाउटर हाउस वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन एवरी ऑपरेशन, मोस्ट ऑफ विच आर रीयूज्ड। ए नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज ग्लू, जिलेटिन, ग्लिसरीन, ट्राइप्सिन etc आर प्रोड्यूस विच हैव अ रेडी मार्केट। बूचर खाने का कचरा, बूचर खाने के हर कार्य में कचरा उत्पन्न होता है, जिनमें से अधिकांशतः का पुनः उपयोग किया जाता है। कई उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं इन बूचर खाने के कचरों से, जैसे कि गोंद, जेलिंग, ग्लिसरीन, ट्रिप्सिंग आदि का उत्पादन किया जाता है ना। देख लो, आज जानकारी आपको हो गई कि इन कचरों से क्या क्या निर्माण करके इनका डिस्पोजल किया जाता है। तो यही होता है मैनेजमेंट। अगर MBA आपने किया होगा, अगर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने किया है, मैंने किया है, तो जो मैनेजमेंट का मूल मंत्र होता है वो पहला होता है कि जो स्कार्स रिसोर्सेज है, जो संसाधन है हमारे पास, अवेलेबल रिसोर्स हैं, है ना, जितना ही रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, मिनिमम रिसोर्स का मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना ही मैनेजमेंट होता है। यानी कि आपके पास अगर कम संसाधन है और उस संसाधन का उपयोग करके, है ना, मिनिमम इनपुट से, कम लागत से मैक्सिमम आउटपुट अगर आप प्राप्त करते हैं तो वह मैनेजमेंट है। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि यहाँ पे जो वेस्टेज हमने तैयार किया ये तो फेंकने लायक है, किसी काम का नहीं है, लेकिन सरकार ने इसमें भी स्कोप ढूंढ लिया और मैनेजमेंट लगा दिया कि भैया इससे भी हम इसको भी यूज़ में ला सकते हैं, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट में वो पावर है कि जहाँ भी, कहावत आप सुने होंगे ना, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो दुनिया हो गई डिजिटल, तो आप कह सकते हैं इनके रिसर्च के वजह से, इनके प्रबंधन की वजह से आम जनमानस को काफ़ी लाभ ही होता है। जो चीज़ हमारे लिए कचरा था, जिसका कोई उपयोग नहीं था, उसको इस मैनेजमेंट ने, इस प्रोडक्ट ने रिप्लेस कर दिया। ये कचरा भी नहीं उत्पन्न किया और मानव के उपयोग में दोबारा आ गया। ये तो बढ़िया चीज़ है ना। तो ये भी एक तरीका है डिस्पोजल का। मुझे लगता है कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे आप। मैं बस यही सोच कर पढ़ाता हूँ कि जो भी पढ़ाऊँ अच्छे से पढ़ाऊँ, समझ में आ जाए। बूचर खाना पूछ देगा ना कि बताओ इस कचरे के डिस्पोजल के लिए क्या क्या आप कर सकते हो। अब 10 पंक्ति नहीं,
आप 10 पेज लिखोगे, लिखने आ जाएगा आपको। जो मैं बोलते जा रहा हूँ ना, ये सिर्फ बकवास ही नहीं है, ये हमारा लेक्चर भी है। इसको आप अच्छे से सुनो और समझो। तो मैं फिर से पढ़ दूँ या फिर आपके लिए इतना ही काफ़ी है? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और ये है कॉटन जिनिंग। कॉटन जिनिंग के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये होता क्या है? ये यहाँ पर जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये है जिनिंग मशीन। In the ginning process, the cotton fiber is separated from foreign matter and seed. Some cotton fiber remain in the waste when the ginned cotton is further processed through a lint cleaner. Some small pieces of cotton occur as a waste. The total waste thus produced varies from 5% in hand picking to 20% in machine scrapped of the material processed. कॉटन जिनिंग ओटाई की प्रक्रिया में कॉटन फाइबर को बाहरी पदार्थ और बीज से अलग किया जाता है। कुछ कपास के कचरे रेशे में रह जाते हैं। जब गिने हुए कपास को एक लिंट क्लीनर के माध्यम से आगे संसाधित किया जाता है, कपास के कुछ छोटे टुकड़े कचरे के रूप में निकलते हैं। इस प्रकार उत्पादित कुल कचरा हाथ से उठाने में 5% से लेकर मशीन स्क्रैप 20% तक संसाधित सामग्री का होता है। अच्छा, इन मशीन का आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो मशीन है उपयोग करता है क्या? इसको हम कॉटन जिनिंग मशीन बोलते हैं, और इसका काम है कॉटन फाइबर को बीज से, कपास वगैरह का जो होता है ना बीज होता है, उससे अलग करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। लेकिन मानिए इससे हम जो फाइबर बाहर निकाले, कॉटन फाइबर बाहर निकाले, है ना, रुई को, चलो हम हिंदी में बोलते हैं रुई को, है ना, इसको अगर हम उस बीज से निकालें रुई को, तो जो बीज है जो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उससे रुई निकलेगा, तो टुकड़ा में बटेगा ना, टूटेगा वो, तो वो तो कचरा निर्माण करेगा। बहुत सारा बीज से को तोड़ कर आप उससे निकालोगे ये कॉटन को, तो जो ये बीज कचरा आपको तैयार हुआ, इसका निपटान कैसे करेंगे आप? छोड़ो, आप गांव घर में या गेहूं के समय जो होता है खेत में दौनी वगैरह होता होगा, देखते होइएगा आप, तो जब वो थ्रेशर में गेहूं को डाला जाता है तो भूसा निकलता है और बीज अलग निकलता है, उसका भूसा अलग निकलता है। उसके साथ मिक्स कर देते हैं प्रोडक्ट के साथ? नहीं, गेहूं को हम अलग निकाल लेते हैं, है ना, और जो भूसा बचता है उसको अलग कचरे के रूप में रखते हैं। हाँ, उसका भी डिस्पोजल करने का अलग तरीका है, उसको डिस्पोजल करते हैं उसके तरीके से। उसी एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको समझाया है कि जस्ट लाइक आप वो समझ लो, जिस तरह से गेहूं दौनी होता है उसी प्रकार से यहाँ पर हमने बताया है आपको कि यहाँ जो कपास है, यहाँ जो कॉटन है, वो इसके बीज से निकाला जाता है, और जो ये बीज टूटता है, इस कपास को एक लिंट क्लीनर के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, और यह जो कचरा उत्पन्न होता है, जो बीज हमने डाला, जो कॉटन निकला, यह हाथ से उठाने में 5% और मशीन के स्क्रैप के रूप में 20% तक का होता है। ठीक है, कहा भी गया है 5% इन हैंड पिकिंग टू 20% इन मशीन स्क्रैप ऑफ द मटेरियल प्रोसेस्ड। तो इस तरह के कचरे को हम क्या करते हैं, 5% तो हाथ से उठा करके उसका कर देते हैं प्रोसेस, और 20% जो है मशीन से प्रोसेस होता है इसका। ओके, चलते हैं हम आगे। हमने जिनिंग मशीन को बढ़िया से, कॉटन जिनिंग को समझा। अब समझते हैं टेक्सटाइल मिल के बारे में। देखिए, टेक्सटाइल मिल का यहाँ पे पिक्चर भी हमने दे दिया है। टेक्सटाइल मिल जो कपड़ा मिल होता है, कपड़ा मिल देखे हैं? अगर मुंबई, पुणे या फिर गुजरात वगैरह आप गए होंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थोक के भाव में है कपड़ा मिल, टेक्सटाइल मिल आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं। टेक्सटाइल मिल्स प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ कॉटन डस्ट इन ब्लो रूम्स टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 20 to 50 टन्स ईयर एंड 25,000 स्पिंडल्स। कपड़ा मिले ब्लो रूम में लगभग 20 से 25 टन और वर्ष में या 25,000 स्पिंडल की सीमा तक बिग अमाउंट में, यानी बड़ी मात्रा में कपास की धूल का उत्पादन करते हैं। डस्ट, जो कपास है ना, देख रहे हैं ना, उसका जो धूल होता है, जो डस्ट होता है, उसके रूप में ये प्रोड्यूस करता है कचरे को, डस्ट के रूप में। फिर क्या होता है, द टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 30,000 to 33,000 टन्स ईयर ऑफ दिस वेस्ट। भारत में कपड़ा मिले इस कचरे को लगभग 30,000 से 33,000 टन वर्ष उत्पादन करती है। 20% of which is produced in Bombay and 15% each in broken cotton seed cotton. 15% each in broken cotton seed coats, जिसका 20% बम्बई में और 15% प्रत्येक टूटे कपास के बीज कोट में उत्पादित होता है। ये 30 से 33 टन जो निकल रहा है कचरा,
ये कोई मामूली अमाउंट नहीं है। अभी कपड़ा मिल है इंडिया में, भारत में, उनमें जो ये कचरा उत्पन्न करता है ये टेक्सटाइल मिल लगभग 30 से 33 हज़ार टन करता है एक साल में कचरा का उत्पन्न। 20% जो होता है से अधिक जो मुंबई में होता है, बम्बई लिखाया हुआ है किताब, है ना। पूरे भारत में जितना कचरा उत्पन्न होता है टेक्सटाइल मिल में, उसका 20% मुंबई में होता है उत्पन्न, बहुत बड़ा अमाउंट है। और 15% टूटे हुए ब्रोकन सीड जो होता है कपास का, कपास के बीज के कोट में उत्पादित होता है, याद रख लीजिए। आमतौर पर इस कचरे को मिलर से अन्य स्वीपिंग के साथ बॉयलर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या कभी कभी एक हिस्से को रजाई के कंबल में सस्ते भरने के रूप में किया जाता है। और ये जो डस्ट होता है, जो रुई के रूप में आप गांव घर में, जो मैंने इससे पहले भी एग्जांपल लिया था, रजाई तोशक वगैरह जो बनता है ना, ज़्यादातर शादी ब्याह में दिया जाता है नए लड़का लड़की को। देख लो आप लोग कचरे वाले डस्ट पे सोते हो, लगता है कि यार बापूजी तो हमको रजाई दिए हैं, तोशक दिए हैं, लेकिन पता नहीं है कि ठग लिया, सब ठग लिया ऐसे कि सब मटेरियल बढ़िया वाला निकाल के रख लिया, जो डस्ट बना, जो कचरा, वो कचरा भर के रजाई तोशक बना करके दे दिया, और लड़का लड़की दोनों खुश, हमको तो रजाई मिला है। कोई नहीं, ठग लिया तो अब जान गए हैं, अब एक मैट्रेस ही लेना है, रजाई तोशक मत लीजिएगा, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि हमको कचरा भर के दे रहा है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। जो नहीं जानता है उसको ठग लिया जा सकता है, लेकिन आपको तो ठगा नहीं जा सकता, अब तो आप जान गए हैं। नॉर्मली दिस वेस्ट इज डिस्पोज्ड of along with other sweeping from miller used as fuel in boiler, or sometimes a portion is used as a cheap filling in quilt blankets। तो इन कचरों का उपयोग साधारणतः क्या करते हैं हम, बॉयलर में भी करते हैं, है ना, स्वीपिंग के साथ करते हैं बॉयलर में। किसके लिए करते हैं, एनर्जी के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, वो तो होता ही है, साथ ही साथ कभी कभी रजाई के लिए भी कर लेते हैं, कंबल के लिए भी कर लेते हैं। तो आप जब भी रजाई कंबल कोई बोलेगा ना, तो मेरी कहानी आपको याद ही आ जाएगी, वही दुल्हा दुल्हन वाला, शादी वाला। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट में, और अब पढ़ते हैं कोलियरी वेस्ट के बारे में। कोयला खदान का ही कचरा नहीं है, कोलियरी कचरे में कोयला, पत्थर, लकड़ी और धातु स्क्रैप, इस सब चीज़ों को भी शामिल किया जाता है। इंक्लूड्स कोल एंड स्टोन, टिम्बर एंड मेटल स्क्रैप, रिजेक्टेड ब्रैटिस एंड बिल्टिंग स्लजेस एंड अदर मिसलेनियस वेस्ट्स। कोयलरी कचरे में कोयला और पत्थर, लकड़ी और धातु स्क्रैप और बैटरीज, जो कि क्या बोलते हैं उसको, रिजेक्टेड बैटरीज है, बेल्टिंग, कीचड़ और अन्य जो भी मिसलेनियस वेस्ट हैं, विविध अपशिष्ट है, उनको शामिल किया जाता है। इन कचरे के बहुत सारे जो होते हैं वायु प्रदूषण होते हैं, जैसे CO, H2S, SO2, और इसके कारण ये कचरे जलने लगते हैं हवा में। इनसे निकलने वाला पानी जल प्रदूषण का कारण भी बन सकता है। सोच लीजिए कितना डेंजरस है कोयलरी वेस्ट। इसको भाई ना पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा क्या, आगे तो आपको पता ही है क्या हूँ मैं, फायर है मैं, जला देता है, ये पुष्पा ही है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या, कोयलरी वेस्ट बोलता है पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या, फ्लावर नहीं फायर है मैं। मतलब कि ये ऐसा फायर है कि ये वायु प्रदूषण के कारण जो होता है ना, ये जलने भी लगता है इसका कचरा हवा में, हवा से प्रतिक्रिया करके। सोच लीजिए, याद हो जाएगा आपको इस कॉन्सेप्ट पे, ट्रिक बता दिया है मैंने आपको। हिप्स ऑफ दीज वेस्ट स्टार्ट बर्निंग काउजिंग एयर पॉल्यूशन, CO, H2S, SO2 and leachate from them may cause water pollution. Okay, the waste can be disposed of by emplacement and utilization. Emplacement involves disposition of material elsewhere away from the mine. Utilization involves fluidized combustion process, and burning spoiled material can be used as a road base embankments. कचरे का डिस्पोजल जो होता है ना, ये जो कोयलरी अपशिष्ट है, इसका डिस्पोजल और इसका रीयूज करके इसका निपटान किया जाता है, इसका उपयोग करके किया जाता है इस कचरे का निपटान। और जो इम्प्लेसमेंट है ना, कि आप इसका विस्थापन कर सकते हैं, इम्प्लेसमेंट करते हैं खादान से, जहाँ पर ये कचरा उत्पन्न हुआ है उस माइन से, उस खादान से इसको कहीं दूर ले जा करके इस कचरे का डिस्पोजल किया जाता है। वहीं पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन करके ये कचरा ब्लास्ट भी कर जाए वहाँ पर, कुछ अलग ही केमिकल रिएक्शन कर दे वायु के साथ प्रतिक्रिया करके। ओके, इसीलिए ये जो कचरे होते हैं, इन कचरों को
जो खादान है जहाँ पर ये कचरे उत्पन्न हुए हैं उनसे दूर ले जा करके इसका डिस्पोजल किया जाता है। ये जो होते हैं ये उपयोग में द्रवीकृत दहन प्रक्रिया शामिल है इसमें। तो अगर आपसे पूछ ले कि भैया आप तो कोलियरी वेस्ट जो है, कोलियरी, इसका स्पेलिंग यही होगा ना, कोलियरी वेस्ट, इसका निपटान कैसे होगा? तो बोलिएगा देखिए इसको ना हम घर से दूर ले जाएंगे और यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पर एक विधि है जिसको बोलते हैं फ्लूडाइज्ड कंबंशन प्रोसेस, इसके थ्रू इसका निपटान किया जाएगा। एक यह फ्लूडाइज्ड कंबंशन प्रोसेस है इसके निपटान का। दूसरा है कि जो इसके जलने से जो बर्बाद बर्निंग स्पॉइल मटेरियल होता है, बचती हैं, उनका उपयोग सड़क का जो बेस होता है ना, उसके आधार को बनाने के लिए, रोड का बेस बनाने के लिए किया जाता है। आपने सुना होगा कि बीच बीच में एक न्यूज़ आई थी कि प्लास्टिक के कचरे से रोड बनाया गया है ना, अभी बहुत ही सुपर डुपर हिट ऐसा रोड बनाया गया था। तो यहाँ पे हमें प्रोसेस भी जानना ज़रूरी है कि किस वेस्ट के डिस्पोजल के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है और उस कचरे का जो वो कचरा उत्पन्न होता है, जो कचरा बनता है, उस कचरे के निपटान के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, उसका रीयूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। साथ ही साथ जो तटबंध होता है ना, नदी का किनारे जो बांध होता है ना, उसी को तटबंध बोलते हैं, उसके रूप में भी किया जाता है। उसके बांध के निर्माण में एकदम मजबूत हो जाएगा, चारों तरफ से रख देगा, दोनों तरफ से। तो ओके, 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताया कि इसका जो निपटान का डिस्पोजल का तरीका है कोलियरी वेस्ट का, वो है क्या क्या कि इसको हम क्या करें, इसको फैक्ट्री से दूर ले जाएं, माइंस से दूर ले जाएं, कारखाना से दूर ले जाएं और वहाँ डिस्पोजल करें। दूसरा है कि इसको फ्लूडाइज्ड कंबशन प्रोसेस के थ्रू डिस्पोज किया जाए, या बर्निंग स्पॉइल मटेरियल जो है उसका उपयोग करके सड़क का जो बेस होता है, आधार होता है, उसको बनाया जाए, या फिर आप एम्बैंकमेंट्स में उपयोग कर सकते हैं, तटबंध का बांध के निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं, तटबंध के रूप में, एम्बैंकमेंट्स के रूप में। ओके, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी जान लीजिए। अगर हम नहीं करते हैं तो ये बहुत सारा वायु प्रदूषण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत चीज़ें ये तैयार कर देंगी, वो वायु खराब हो जाएगा। साथ ही साथ ये वायु से प्रतिक्रिया करके जलने लगता है, और जो ये अपशिष्ट होता है ये वाटर पॉल्यूशन का भी कारण बन सकता है। ओके, जल प्रदूषण का भी ये कारण बन सकता है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स के क्यूरीज रहे हैं कि सर कोर्स कैसे परचेज़ किया जाए। कोर्स में जो देरी हो रही है उसके लिए हमें खेद है, बट हमने अपना सब कुछ डेवलप किया है तो उसमें टाइम लगता ही है। अब कुछ लीगल प्रोसीजर्स बच गए हैं जिन्हें कंप्लीट करना है। मुझे लगता है कि उसमें 10 से 15 दिन लगेंगे, लेकिन मैं कोर्स को ड्रॉप नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने कुछ तरीका निकाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं वो तरीका बतला देता हूँ कि आप किस तरह से कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हैं और कैसे अपना कोर्स प्रारंभ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं तरीका आपके कोर्स में इनरोलमेंट का। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि गूगल खोल लेंगे, या मोबाइल में है तो मोबाइल में आप नेट खोल लीजिएगा। उसके बाद आप वहाँ पर टाइप कीजिएगा studies studiespark.in स्टडीज़ पार्क इन। जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा तो स्टडीज़ पार्क का वेबसाइट खुल जाएगा। ये वेबसाइट का पेज है, आप इसे देख सकते हैं स्क्रॉल करके। यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आप किस तरह के कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के पेपर 2 के लिए लेना चाहते हैं कोर्स, तो यहाँ पे पहला है प्लैटिनम जो कि 199 का है, दूसरा है सिल्वर जो कि 499 का है, और तीसरा है गोल्डन जो कि 1199 का है। आपको इनमें से जो भी कोर्स पसंद है आप परचेज़ कर लीजिएगा। ओके, जैसे कि आपको
आपके मन में होगा कि सर 1199 में क्या है, 499 में क्या मिलता है, 199 में क्या मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1199 का लेते हैं कोर्स, तो यहाँ पर आपको वीडियो प्लस क्विज़ प्लस जो बुक है क्विज़ PDF सब मिल जाएगा। आपको क्लास का नोट्स का PDF मिल जाएगा और इस कोर्स का बुक का PDF मिल जाएगा। 499 में है क्विज़ प्लस आपको PDF बुक मिलेगा, इसमें क्लास का नोट्स नहीं मिलेगा और ना ही वीडियो मिलेगा। 199 में है कि आपको बुक मिल जाएगा, 199 में PDF बुक पेपर 2 का। ये 3 कैटेगरी है। आपको पसंद आया 1199 वाला कोर्स, तो आप BPSC ASWMO पेपर 2 गोल्डन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इंटरफेस खुल जाएगा, या फिर कोर्स पर जाकर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा। 2 तरीका है कोर्स परचेज़ करने का। एक तो आप कोर्स में जाइए, वहाँ से ख़रीद लीजिए, और दूसरा है कि डायरेक्ट आप पेज पर से अंदर चले जाइएगा। ओके, अब मैं यहाँ आया, हमें शॉप में 3 तरह का ये बैनर मिलेगा, 3 तरह का कोर्स का। आपने जैसे ही कोर्स पर क्लिक किया तो आपका ये शॉप खुल गया और यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी मिल गया, 199, 1199, 199, 499 का, और सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या मिलेगा। ओके, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप अपने प्रॉब्लम को शट आउट कर सकते हैं। जैसे ही आपको 1199 का कोर्स पसंद आया गोल्डन, आप इस पर ऐड कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट, तो इस तरह का आपको कार्ट लेकर के जाएगा पेज पर। आप बोलेंगे सर इसमें कुछ रिबेट होना चाहिए। ओके, वैसे तो कोर्स काफ़ी मैंने सस्ता किया हुआ है लेकिन फिर भी आप एक कूपन कोड लिख लीजिए, स्टडीज़ पार्क 10, ऑटोमेटिक शो कर रहा है, आप टाइप कर लीजिएगा, शो नहीं करेगा तो स्टडीज़ पार्क 10, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अप्लाई कूपन कीजिएगा, तो ये आपको 119 मतलब 120 रुपये का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा कूपन का। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बिलिंग हो गई आपकी, फिर यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट करिएगा, फिर आपको इस तरह का बिलिंग का डिटेल पूछेगा आपसे। आप यहाँ पर जाकर अपना नाम भरिएगा, जैसे कि मैंने बिल में नाम रखा ABC, लास्ट नेम आपने रख दिया XYZ। ओके, कंपनी का नाम ऑप्शनल है, ये छोड़ दीजिएगा, कंट्री में इंडिया ही रहेगा। आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, मैंने EFG रख दिया एड्रेस, ठीक है, जो भी है कुछ भी रख दिया, जो भी आपका नाम है सिटी का वो रख दीजिएगा। पिन कोड आप जो 6 डिजिट का होता है, हम यहाँ पे एक डमी सब कुछ कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको बतला रहे हैं। यहाँ पे हमने पिन कोड डाल दिया, यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, है ना, मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ कोई सा भी नंबर, ठीक है, 10 नंबर का होता है, आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, लेकिन यहाँ पे जब तक 10 नंबर नहीं लीजिएगा ये लेगा ही नहीं। मैंने ऐसे ही डाला है, किसी का भी नंबर हो सकता है ये। फिर आप email ID डाल दीजिएगा, मैंने डाला efg@gmail.com। ओके, आप अपना वैलिड email ID डालिएगा, क्योंकि इस पे आपको कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा, और हमारी स्पार्क के कम्युनिकेशन के लिए आपका ईमेल का और आपका मोबाइल नंबर का होना एकदम ज़रूरी है, तभी हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, फिर जब आप ये कर लीजिएगा, तब आप प्लेस ऑर्डर कर लीजिएगा। ओके, कुछ ऑप्शनल ऑर्डर लिखना है नोट्स में तो वो लिख सकते हैं, यहाँ पर आकर आप प्लेस ऑर्डर कर लीजिएगा। जैसे ही प्लेस ऑर्डर कीजिएगा, प्लेस ऑर्डर करने के बाद आपको एक ऑर्डर नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे जैसे 315 मिला है, डेट मिल जाएगा, आपका ईमेल और आपका कॉस्ट, और पेमेंट मेथड में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी जो हमारा वेबसाइट बन रहा है, एक्चुअली यहाँ पे कुछ लीगल प्रोसीजर होते हैं, उनको कंप्लीट करने में 15 दिन या 1 महीना भी लग सकता है हमको। उसके बाद जब हमें एक्सेस मिलेगा, हमारी बात हो रही है पेमेंट गेटवे से, पेमेंट गेटवे जब हमें एक्सेस दे देंगे, तब जाकर हम यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे का लिंक दे देंगे। ओके, इसीलिए अभी का प्रोसीजर चल रहा है, काम चल रहा है, इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने दे दिया है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। अब क्या है कि जब आपने कोर्स परचेज़ कर लिया, ये ऑर्डर आपका आ गया हमारे पास, ये आपके बिलिंग एड्रेस का, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा आप। ओके, स्क्रीनशॉट लेने के बाद या फ़ोटो खींच के या PDF बना के, आपके पास जो भी सुविधा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या PDF बना लीजिए या फ़ोटो खींच के भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो हमारे बैनर पे शो कर रहा है 7050743900। वहाँ से आपको
एक लिंक मिलेगा कन्फर्मेशन के बाद, हम चेक कर लेंगे हमारे साइट पे, इस ऑर्डर से मिला लेंगे। फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक से आप इनरोल हो सकते हैं। ओके, वो मेथड आपको बता दिया जाएगा। अब आपका कोर्स चालू कैसे होगा? जैसे ही आपको वो लिंक जब शेयर किया जाएगा, उस पर आप प्रोसीजर कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आप एक्टिव हो जाइएगा। 48 घंटा में आपका कोर्स चालू हो जाएगा। ओके, दूसरा है, अगर आपने यूज़र आईडी नहीं बनाया है हमारे साइट पर, तो यूज़र आईडी भी आप बना सकते हैं, है ना। वो कैसे बनाइएगा? यहाँ पर जाइएगा माय अकाउंट में। ओके, माय अकाउंट में, ये तो अभी हमने बना लिया है तो इसका तो ऑलरेडी लॉगिन हो गया है, हमें लॉग आउट होना पड़ेगा। ओके, लॉग आउट होने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो साइन अप पे जाइएगा और यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड बना लीजिएगा और कंफर्म पासवर्ड बना लीजिएगा। धीरे धीरे हमारा OTP वाला भी सिस्टम आएगा कि डायरेक्ट आप मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा और वेरिफिकेशन होकर आपका अकाउंट चालू हो जाएगा, कोर्स चालू हो जाएगा। ये था हमारा प्रोसेस। ओके, अगर कोई टेक्निकल इशू आती है तो उसके लिए हम एक नंबर जारी करेंगे। मेरा कल एक वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे, उसमें मैं पढ़ा भी रहा हूँ और साथ ही साथ सब कुछ बता भी दिया जाएगा कि कैसे कैसे करना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। Hello friends, welcome to Study Spark YouTube family. Today we are going to start math for the exam of BSSC CGL 3. हाल ही में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा स्नातक स्तरीय तृतीय CGL 3 जिसे बोला जाता है, ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। फ्रेंड्स, इसकी तैयारी के लिए काफ़ी लोग जुटे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जुटे हैं और जी तोड़ तैयारी कर रहे हैं। इस कड़ी में हम भी आपके साथ हैं और हमारा स्टडी स्पार्क आपके लिए बहुत ही इजी प्राइस में कोर्स लॉन्च किया है। ऐसे स्टूडेंट जो BSSC CGL 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 299 में ऑल मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 साल वैलिडिटी के साथ। आप 299 में जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, लाइक बैंक, SSC, रेलवे, BPSC और BSSC CGL 3, जो भी एग्ज़ाम है वो अनलॉक हो जाएगा। आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं और ये अपडेट होता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आप 1199 रुपये में हमारा कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको ट्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाएगा एक एक कोर्स, जैसे मैथ, रीजनिंग, GK, GS, करंट अफेयर्स इत्यादि। फ्रेंड्स, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो भी काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है। 30 पोस्ट है जिसे आप हमारे ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हमारा ऐप है स्टडी स्पार्क और हमारे वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं studyspark.in पे। वहाँ पे आपको फुल कोर्स मिल जाएगा और ऐप के थ्रू आप टेस्ट दे सकते हैं। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के द्वारा जारी वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टाइपिंग होगा हिंदी इंग्लिश। आपका जो MCQ का पोर्शन है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, GK, GS, ये सब कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 1199 में आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू, PDF के थ्रू और क्विज़ के थ्रू पढ़ाया जाएगा। अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो 299 में अनलिमिटेड आप मॉक दे सकते हैं। अभी हाल ही में MTS का भी वैकेंसी आया है, SSC MTS का, उसका भी मॉक हमारे पास अवेलेबल है। 299 का 1 ईयर वैलिडिटी का कोर्स लेकर आप 1 साल तक टेस्ट दे सकते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हम आपके लिए फ्री कर रहे हैं। हम लोग BSSC CGL 3 का कोर्स शुरू करने